आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इस चैप्टर को सबसे पहले एक गेम से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन ए गेम विदाउट द रूल्स, यानी अब आपको कहा गया है कि एक गेम को इमेजिन करिए जो विदाउट रूल्स होगा। अब कोई भी गेम अगर बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के होगा तो गेम कब रग्बी में बदल जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। तो क्या ये गेम सक्सेस होगा? नहीं होगा। वी कैन से दैट रूल्स आर द फंडामेंटल फॉर द गेम टू बी सक्सेसफुल। किसी भी गेम को सक्सेसफुल बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम गेम के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हम गेम के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिस तरीके से एक गेम को सक्सेसफुल बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, सेम उसी तरीके से एक सोसाइटी को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा कहाँ जाता है, पढ़ा कहाँ जाता है? तो इसके हम इंट्रोडक्शन से समझ लेते हैं। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज़ कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जहाँ पर भी ये रिटन डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक बार फिर से समझा देती हूँ, यानी कि जिस भी बुक में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं उन्हें उस बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी लॉज जहाँ लिखे जाते हैं उस बुक को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। यानी अब हम इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है और उसके की फीचर्स के बारे में। अब उसके की फीचर्स कौन से हैं? एक तो फेडरलिज्म है, दूसरा क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तीसरा है पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट है, फिर तीसरा उसके बाद है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है और हमारा लास्ट है सेकुलरिज्म। अब इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम ले लेते हैं वाई कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? यानी हमने दो पॉइंट देखे थे अभी ऊपर, वो क्या थे? एक तो हमारा था नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा था की पॉइंट्स। और तो की पॉइंट्स हमारा बाद में देखेंगे, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंट्री ही नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। अब कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के बीच में क्या रिलेशन होता है? ए कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अब इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। यानी इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ आपको। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए बहुत सारे चोर हैं, अब वो एक कंट्री में हमने रख दिया है उन सबको, तो वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे? जाहिर सी बात है चोरी उनके लिए जुर्म नहीं होगा, गलत काम नहीं होगा, तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे और उसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन हमारे अगर हम इंडिया में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना रहे हैं तो हमारे लिए प्रायोरिटी वाइज क्या है? इक्वलिटी है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिखेगा, रिफ्लेक्ट जो करेगा, वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? इक्वलिटी रिफ्लेक्ट करेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इससे क्या पता चलता है कि अपने एस्पिरेशंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शो करेंगे, यानी सारी कंट्री के लोग जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब स्टोरी ऑफ नेपाल में देख लेते हैं कि जब किंग ज्ञानेंद्र के जो पिता थे वो जब राजा थे तो 1990 में वो डेमोक्रेटिक सिस्टम लेकर आए, यानी कि मोनार्ची सिस्टम भी चल रहा था और डेमोक्रेसी भी आ गई थी। लेकिन जब किंग ज्ञानेंद्र राजा बने तो उन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और मोनार्ची सिस्टम फिर से ले आए। तो जिसकी वजह से लोगों में प्रोटेस्ट होने लगा। अब ये किसके बीच में होने लगा? मोइस्ट के बीच में, आर्मी के बीच में और सिटीजन्स के बीच में। फाइनली धीरे धीरे क्या हुआ, 2008 में वो लोग फ्री हो गए मोनार्ची सिस्टम से, यानी नेपाल जो था वो पूरी तरीके से फ्री हो गया मोनार्ची सिस्टम से। अब वहाँ पर आ गई थी डेमोक्रेसी। अब जब डेमोक्रेसी आ गई थी तो लोगों ने, यानी पीपल रोट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी, यानी लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की मांग की थी। अब जिसकी वजह से आगे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अपना चेंज किया। वाई देयर वॉज ए प्रोटेस्ट इन नेपाल एंड पीपल रोट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेपाल में क्यों प्रोटेस्ट हुआ और उन्होंने क्यों नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा? अब दे वॉन्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन विच रिफ्लेक्ट द आइडल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वॉन्ट नेपाल टू बी। यानी लोग चाहते थे कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करे जैसा लोग चाहते हैं, जैसी लोगों की सोच है
वो इसलिए नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते थे। पहले क्या था, पहले था मोनार्ची टू डेमोक्रेसी। जी अब उन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो थे वो चेंज करना चाहते, जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स थे वो सारे अपनी डेमोक्रेसी में चेंज करना चाहते थे। अब नेक्स्ट है हमारा, व्हाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2। अब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री के नेचर को डिफाइन करता है, यानी विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी देयर, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है किसी कंट्री का वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, या मोनार्ची सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। अब ये हम एक एग्जाम्पल बता देते हैं इसमें नेपाल का, जैसे कि हमने देखा था नेपाल का ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, ये सारी चीज़ें थी। अब इट ऑल्सो प्रोवाइड द गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजंस मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज़। अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को यानी किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। अब वो गाइडलाइंस कहाँ लिखी होती हैं, वो गाइडलाइंस लिखी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब नेक्स्ट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटीज़। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें पावरफुल अथॉरिटीज़ से बचाता है। अब वो पावरफुल अथॉरिटीज़ कौन सी हैं, किन से बचाता है, किन से हमें वो सेव करता है, ये आपकी बुक में क्लासरूम की सिचुएशन दी हुई है, उससे देख लेते हैं। जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो मिसेस रॉय हैं उनको किसी अर्जेंट वर्क से जाना पड़ता है, वो सुरेश को मॉनिटर बना जाती हैं। सुरेश एक बहुत शैतान बच्चा है और वो क्या करता है, अपनी पावर का मिसयूज़ करता है, जिसकी वजह से अनिल जो कि एक बहुत अच्छा बच्चा है वो उसको पनिशमेंट दिलवाता है। अब इसे हम रिलेट करेंगे अपनी गवर्नमेंट से, वी विल रिलेट दिस टू विथ अवर गवर्नमेंट। अब जब भी कोई पावर में आता है वो अपने से नीचे वालों के साथ अगर मिसयूज़ करता है तो उसे हमें किस तरीके से सेव करता है, यानी हम किस तरीके से उससे बच सकते हैं, या इसे हम बच सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। यानी कि हमारे पास ऐसे राइट्स होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स दिए हुए हैं जिससे हम किसी भी कोई भी अगर हमारे साथ मिसयूज़ कर रहा है अपनी पावर का, उससे हम बच सकते हैं। वो किसके द्वारा, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा बच सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉइंट नंबर 3। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। यानी इसे हम आपकी क्लासरूम के एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो डोमिनेट ग्रुप है, अब डोमिनेट ग्रुप कौन सा होता है, वो है जैसे कि आपकी बुक में दिया है 15 बॉयज़ हैं एंड 5 गर्ल्स हैं और उनका गेम्स पीरियड है। बॉयज़ वांटेड टू प्ले अ क्रिकेट एंड गर्ल्स वांटेड टू प्ले अ फुटबॉल। अब बच्चों में आपस में बहस हो जाती है तो टीचर के पास जाते हैं। टीचर क्या करता है, टीचर ने मेजॉरिटी के बेसिस पर डिसाइड कर देती है। अब मेजॉरिटी किसकी थी, मेजॉरिटी तो बॉयज़ की थी, तो बॉयज़ जो है उनको खेलना पड़ता है, सभी को क्रिकेट खेलना पड़ता है। यानी अगर हम मेजॉरिटी के बेसिस पे हमेशा अगर फैसला करते रहेंगे तो माइनॉरिटी जो पीपल हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा, यानी माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट को निगलेक्ट होता रहेगा। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो डोमिनेटिंग ग्रुप है वो लेस पावरफुल पीपल को डोमिनेट ना करे, डराए नहीं, सरप्रेस ना करे। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है, यानी इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे इस सारी चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं कि मेजॉरिटी शुड नॉट एक्सक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कोई भी मेजॉरिटी पीपल वो उनके इंटरेस्ट को निगलेक्ट ना करे, यानी एक्सक्लूड ना करे। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे है टेरनी के द्वारा। यानी टेरनी क्या, टेरनी का मतलब होता है अत्याचार यानी अन्याय, यानी टेरनी ऑफ मेजॉरिटी शुड बी चेक, यानी कि जो टेरनी का जो अत्याचार है वो चेक होते रहना चाहिए। अब इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है रिलीजियस डोमिनेशन, मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद द सेम कम्युनिटी। यानी नेक्स्ट है सेव अस फ्रॉम अवर सेल्व्स, यानी 5th पॉइंट जो है वो हमारा है सेव अस फ्रॉम अवर सेल्फ। अब ये कैसे होता है, आप अपने आप से बचाना, यानी अपने आप से हम कैसे बचा सकते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग गलत डिसीज़न ले लेते हैं, हमें सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, देश में पॉलिटिक के नाम पे बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जनता
के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, हम इन सब से कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि इससे तो अच्छा डिक्टेटरशिप थी, यानी डिक्टेटरशिप को हम सोचते हैं कि अच्छी है, लेकिन एक लॉन्ग रन के बारे में अगर हम सोचते हैं तो वो गलत है। अगर इससे भी एग्जाम्पल देखें तो एक हिटलर का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि एक बहुत गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको आपके ही डिसीजन से बचाता है। ये आपकी बुक में एक स्टोरी के से बताया हुआ है। जैसे अब नेक्स्ट है हमारा केस विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं लास्ट पॉइंट को, कि जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, शबनम एक लड़की है, उसका कल टेस्ट है और उसका फेवरेट टीवी शो भी आ रहा है। अब वो सोचती है कि मैं टीवी शो देखूं या टेस्ट की तैयारी करूं। अगर टेस्ट की तैयारी नहीं करूंगी तो कल फेल हो जाऊंगी। तो वो अपने पेरेंट्स से हेल्प लेती है और कहती है कि अगर आप लोग टीवी बंद कर देंगे तो मैं लर्न कर लूँगी, अदरवाइज़ मेरा भी मन करता रहेगा कि मैं टीवी शो देखूं। तो उसके पेरेंट्स उसकी मानते हैं और शो यानी शो को बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे जब वो एग्ज़ाम देती है वो उसमें पास हो जाती है, यानी कि उसको डिसीज़न लेने में हेल्प मिल गई। कभी कभी हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम अपने डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो उससे हमारा जो हेल्प मिलती है, किससे हेल्प मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग हेल्प मिल जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स में क्या है, नेशनल मूवमेंट। अब ये नेशनल मूवमेंट उस समय की बात चल रही है, इमेजिनेशन ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि जिस समय पर जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, ये हमारे देश की आज़ाद करा रहे थे, तो उन्होंने भी ऐसा सोचा था कि फ्री इंडिया कैसा होगा। जैसा आप अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हो वैसा ही उन्होंने इंडिया के फ्यूचर को भी इमेजिन किया था। तो उस समय पर उन्होंने डेमोक्रेसी लाने की सोची थी। तो कोई भी डिसीज़न लेते समय लोगों का पार्टिसिपेशन होना भी चाहिए, यानी कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब ये कैसे हो सकता था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ग्रुप ऑफ 300 पीपल, इसमें जो था एक ग्रुप था बहुत बड़ा जिसमें 300 पीपल्स थे जिन्होंने मिलके डेमोक्रेसी को बनाया था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है बॉडी ऑफ लीडर्स, यानी कि अलग अलग जगह के लीडर्स को बुलाया गया था जिसमें 300 लोग थे। और उसमें हैड अ ह्यूज टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। और उनके पास क्या टास्क था, उनके पास टास्क था कि कंट्री का बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। और अब बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, जैसे कि डाइवर्सिटी थी यहाँ पर, और पार्टीशन भी हो रहा था, इंटीग्रेशन भी चल रहा था। तो ये सारी सब इंटीग्रेशन, यानी कि उस समय पर बहुत छोटे छोटे राजा भी थे यहाँ पर अंग्रेज़ों के टाइम पे। तो इन सबको एक करने का जो क्रेडिट जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा विजनरी डॉक्यूमेंट्स। अब विजनरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये एक ऐसा विजन है जो कि आज तक चला आ रहा है, यानी कि डाइवर्सिटी और नेशनल यूनिटी सबको जोड़ कर रखे हुए है, सबको एक करके रखे हुए और डेवलपमेंट भी हो रहा है। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम की फीचर्स देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फेडरलिज्म है, सबसे पहले हम फेडरलिज्म ले लेते हैं। इसमें क्या है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी कि एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट जो होती है उसे कहा जाता है फेडरलिज्म। जैसे कि मान लीजिए ये रेड वाला जो दिया हुआ है आपका, ये है आपकी कंट्री है। अब इसमें आपकी लोकल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, यानी कि अलग अलग लेवल को शेयर कर दिया, यानी कि पावर को डिवाइड कर दिया है। अब इस पावर को जो डिवाइड किया जाता है इसे कहा जाता है फेडरलिज्म। अब नीड ऑफ फेडरलिज्म क्या है, अब नीड ऑफ फेडरलिज्म में है वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़। अब यहाँ पर जो है हमारे देश में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, यानी बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं। तो इन सबको कोई एक जना नहीं चला सकता, या एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं चला सकती, या सिंगल पर्सन इसको गवर्न नहीं कर सकता। जैसे कि आपके स्कूल में होता है, इसका एग्जाम्पल देते हैं कि स्कूल में प्रिंसिपल भी होता है, कोऑर्डिनेटर भी होता है, टीचर्स भी होते हैं, तो ये अलग अलग ग्रुप में पावर बांट दी जाती है। तो सेम उसी तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल की गवर्नमेंट भी चाहिए होती है, तो उसे कहा जाता है फेडरलिज्म, यानी अलग अलग जो डिवाइड कर देते हैं वो फेडरलिज्म हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी बहुत ज़रूरी है एक अलग इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट का भी होना, उसे क्या कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेडिंग। अब हेडिंग से हमें क्या समझ में आ रहा है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट, यानी कोई भी गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट पर बेस्ड है, यानी हम इससे हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो पार्लियामेंट्री और एक गवर्नमेंट। एक
इस तरह की गवर्नमेंट होती है जो पार्लियामेंट को ऑपरेट कर रही है, जिसको हम लोग चूज़ करते हैं, यानी कि जो वो वह पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, वो कहाँ है, वो कंट्री के लॉज एंड रूल्स को बनाते हैं, यानी इन्हें हम लोग चुनते हैं और ये लॉज एंड रूल्स बनाते हैं। तो इस तरह से कंट्री चल रही है। अब इसमें काम कैसे होता है, इसमें इलेक्टेड जो लोग हैं, यानी हमारे वोट के द्वारा जो इलेक्ट किए जाते हैं, वो लोग जाकर यहाँ पर काम करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है, इसे डिवाइड कर देना, यानी कि शेयर कर देना पावर को। अब ये 3 लेवल्स पर शेयर होता है, यानी इसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एक तो लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुन लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, ये सारे हमारे लेजिस्लेचर ग्रुप में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ, ये सभी पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर ग्रुप में आते हैं, दिया हुआ ना पार्लियामेंट में, ये सभी हमारे द्वारा चुने जाते हैं, नेता होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव, यानी ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, यानी कि अब जो इम्प्लीमेंट कराते हैं, एक लॉज तो बन गए लेकिन अब इनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, इनको जो इम्प्लीमेंट कराता है वो कराती है पुलिस, कराती है पीएम, कराते हैं आईएएस कराते हैं, ये सारे जो हैं इसको वो इम्प्लीमेंट कराते हैं लॉज एंड रूल्स को। अब नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी। अब सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री, यानी कोई भी जो कंट्री का जो सिस्टम होता है, यानी कोर्ट का जो सिस्टम होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ये इसके अंदर आता है, यानी जुडिशरी के अंदर आता है। अब पावर को शेयर कर दिया, यानी इन सब में डिवाइड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, जिससे कि पावर का मिसयूज़ ना हो, इसलिए अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, लेजिस्लेचर है आपका, एग्जीक्यूटिव है जो कि पुलिस है, और जुडिशरी है आपकी, है ना, ये अलग अलग डिवाइड कर दिया है। आगे देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि जो हम लोगों को राइट्स मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कंट्री के द्वारा। अब फंडामेंटल राइट्स आर रेफर टू एज कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्साइंस का मतलब होता है बुद्धि, यानी नॉलेज, यानी अंदर की जो आवाज़ होती है उस तरीके से। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे डाल दिए गए हैं, अगर आपके अगेंस्ट में गवर्नमेंट भी हो जाती है, यानी कोई भी अगर आपके अगेंस्ट हो जाता है तो आपको कौन बचाएगा, फंडामेंटल राइट्स बचाएंगे। यानी अगर कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ करके आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप प्रोटेक्शन किस से लेंगे, फंडामेंटल राइट्स से अपने प्रोटेक्शन लेंगे। यानी मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी जो होती हैं को फंडामेंटल राइट्स से प्रोटेक्शन मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स गारंटीज दैट राइट्स ऑफ मेजॉरिटीज अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, यानी अब नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स, देख लेते हैं क्या है इसमें, है राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी में क्या है कि समानता का अधिकार सभी को हो, यानी एजुकेशन का अधिकार सभी को मिले और उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब उनको सभी को मिले, अनटचेबिलिटी ना हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, ये सभी आता है राइट टू इक्वलिटी में। अब राइट टू फ्रीडम में क्या है, राइट टू फ्रीडम में है कि सभी जिस तरीके से सोचते हैं वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, यानी विचारों को कह सकें, बोल सकें, सभी को अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का। अब राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, अब राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, गलत ना करे, यानी कि हमें अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। इन पहले क्या होता था कि इंसानों की फिरौती होती थी, यानी खरीदना बेचना होता था, बंधुआ मजदूर होते थे, ये सारा सब कुछ नहीं है, तो इसके अगेंस्ट हम अपना आवाज़ उठा सकते हैं। अगर हमें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमें एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हमें अपने रिलीजन को वो आगे बढ़ाने का अधिकार है, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, इसका अधिकार है सभी को, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में क्या है कि सभी को अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार है, अपनी भाषा को बढ़ा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स रहते हैं ना, उनको भी अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखने का अधिकार है, बचा कर रखने का अधिकार है। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में क्या है कि हम
और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में क्या है कि राइट इस अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में क्या है कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करने दे रहा है तो आप किसी भी तरीके से उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। स्पिरिचुअल प्लेस पे कोई नहीं जाने दे रहा है, आपको एजुकेशन लेने से कोई रोक रहा है, तो इन सब के अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म पर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है, जैसे कि आपका इसके बाद जो एक नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी के ऊपर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ सेकुलर देख लेते हैं। नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस मैटर, यानी कि जो भी किसी भी रिलीजियस मैटर से कनेक्टेड ना हो उसे कहा जाता है सेकुलर। देन व्हाट इज सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट क्या है, अ स्टेट विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, यानी कोई भी स्टेट जो ऑफिशियली किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट ना करता हो, वैल्यू ना देता हो, ज़्यादा सबको इक्वली ट्रीट करता हो, उसे कहा जाता है स्टेट सेकुलर। एक और तरीके से समझ लेते हैं, नो रिलीजन इज़ गिवन एक्स्ट्रा बेनिफिट नॉर एनी रिलीजन इज़ इग्नोर ऑन एनी मैटर, यानी कि किसी भी रिलीजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और किसी को इग्नोर भी नहीं किया जाता है किसी भी मैटर पर, सबको इक्वली माना जाता है, उसे कहा जाता है सेकुलरिज्म। इसका एक पूरा चैप्टर भी है जो आपका सेकंड चैप्टर होगा, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकुलरिज्म को। ये हमारा आपका इस चैप्टर में इतना ही है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था ये आपको बताना है। इन नेपाल द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्टेड। अब नेपाल में डेमोक्रेसी कब स्टार्ट हुई थी ये भी आपको टिक मार्क करके कमेंट बॉक्स में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक्स लॉज एंड रन द गवर्नमेंट। इसका आंसर बहुत अच्छे से आता है, ये आपको बताना है। द इंडियन गवर्नमेंट इज अ डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके की गवर्नमेंट है ये आपको बताना है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको चैप्टर को अच्छे से समझना और पढ़ना है और सभी आंसर्स के आंसर्स देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। आपको इंग्लिश बाबा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, बाय।